Hello everyone. As we know that at present 118 types of atoms have been discovered and synthesized. और इनको जाना जाता है केमिकल एलिमेंट्स के नाम से। तो ये जो 118 केमिकल एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दोज आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रही होगी। दिस टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें केमिकल एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया गया है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि इस टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है और ऑन द अदर हैंड कुछ एलिमेंट्स ब्लू कलर से भी रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो जो पिंक कलर्ड एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, copper, iron and many more. These are known as metals. And जो blue colored elements हैं like copper, nitrogen, oxygen and etc. इनको कहा जाता है non metals. और इसी के साथ साथ कुछ elements आपको green color के भी नजर आ रहे होंगे। Those are known as metalloids because they have some properties of metals और इनकी कुछ properties non metals जैसी भी होती हैं। तो इस पिक्चर से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है, वो मेटल्स हैं। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स टोटल 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एंड 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एंड रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। So, in this chapter, as its name indicates, metals and non-metals, we have to study metals and non-metals. हमें metal and non-metal के बारे में डिटेल में स्टडी करना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में एंड मेनी मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी ऑब्जर्व बाय देयर अपीयरेंस। किसी भी सब्सटेंस की अपीयरेंस से मतलब वो कैसा दिखता है, वो टच करने पर कैसा है, जो प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स हैं, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम दिस साइड लिख लेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज एंड दिस साइड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज विल बी डिस्कस्ड। सो मेटल्स and here non-metals। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। मतलब वो एलिमेंट या मेटल है या फिर नॉन मेटल है, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैसेस फॉर्म में होता है। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम देखें, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। इसका एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। ज्यादातर नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस होते हैं। सो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और gas at room temperature।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, दीज आर सॉलिड। और एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, दैट इज ब्रोमीन, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और रिमेनिंग जितने भी नॉन मेटल्स हैं दोज आर गैसेस, लाइक क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, ये गैसेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस सब्सटेंस को जब बीट किया जाता है तो वो टूटता नहीं है बल्कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर ये मेलेबिलिटी शो करते हैं। सो क्या लिख लेंगे अब हम, मेटल्स आर मेलेबल। इसका मीनिंग है they can be beaten into thin sheets with hammer without breaking। मतलब मेटल्स को ठोक पीट कर उनकी पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिठाइयों पर चांदी और सोने के वर्क चढ़े हुए देखे होंगे और एल्यूमिनियम फॉइल का सभी ने यूज की होगी। इनफैक्ट हमारे मेडिसिन में चॉकलेट्स वगैरह के रेपर जो होते हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल के बने होते हैं। और भी मेटल्स की मेटेलिक शीट घरों में बिल्डिंग मटेरियल में यूज होती है। तो मेटल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये मेलेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल्स के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। इस वजह से जब उनको बीट किया जाता है तो बीट करने पर भी वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूटता नहीं है बल्कि ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ब्रिटल। इनको जब बीट किया जाता है तो ये टूट जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, ये मेलेबल नहीं है। नॉन मेटल्स are not malleable. They are brittle. पेंसिल आप सभी ने यूज की है, उसमें क्या होती है, लीड होती है। तो उसकी जो लीड होती है वो गिरते ही नीचे टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ग्रेफाइट की बनी होती है। एंड ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वो कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। तो क्योंकि वो ब्रिटल होता है इस वजह से जो लीड होती है पेंसिल की वो गिरते ही टूट जाती है जल्दी से। एंड द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी विच इज रिलेटेड टू मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की तरह इस सब्सटेंसेस की एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेच करके उनके वायर्स बनाए जा सकते हैं, थिन वायर। तो जो मेटल्स होते हैं ये डक्टिलिटी शो करते हैं। मेटल्स, इसीलिए इनको कहा जाता है मेटल्स आर ductile. They can be stretched into thin wire. आपने देखे होंगे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो मेटेलिक वायर्स की हेल्प से होती है। हालांकि उस पर पीवीसी का कोटिंग होती है, लेकिन जो अंदर वायर होता है वो मेटल का होता है, या तो कॉपर या एल्यूमिनियम। तो वो मेटल के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और मेटल के इसलिए भी बनाए जाते हैं क्योंकि मेटल डक्टाइल होते हैं, उनको खींचकर इजीली तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, इस वजह से ये डक्टिलिटी भी शो नहीं करते हैं। Non-metals do not show ductility, or we can say they are not ductile. तो जो मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल होते हैं। गोल्ड मेटल है वो सबसे अच्छा डक्टिलिटी शो करता है। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है
तो उसको स्ट्रेच करके 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बनाया जा सकता है। और ऐसे ही कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं। और टंगस्टन का आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें वायर यूज होता है, तो वो टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का वायर इनविजिबल होता है, मतलब इतनी पतली उससे वायर बनाई जा सकती है। तो ये तो थी डक्टिलिटी की बात। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। तो जो मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को भी कंडक्ट करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी because they allow the heat and current to pass through them easily. ये अपने में से करंट एंड हीट को इजीली पास होने देते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। इसका रीजन यही है बिकॉज ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो ये इजीली करंट को फ्लो होने देते हैं अपने में से, और हीट को भी एक अच्छे से कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, वो इसलिए होते हैं बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। और जो लिड होती है उन यूटेंसिल्स की, मेटलिक यूटेंसिल्स की, वो प्लास्टिक की या पीवीसी की बनी होती है, या फिर उनके हैंडल जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जब हम हीट करते हैं यूटेंसिल्स को, हालांकि हम हीट तो नीचे से करते हैं, लेकिन जो पूरा बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि ये हीट को कंडक्ट करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वो पूर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट के। और इसका एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट होता है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमने देखा होगा, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसका एक्सेप्शन हो गया है ग्रेफाइट बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर। और यहां पर भी मेटल्स का भी एक एक्सेप्शन है कि जो मर्क्यूरी होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये तो थी कंडक्टिविटी की बात। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होता है? सोनोरिटी की वजह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जब उसको हम किसी ऑब्जेक्ट से हीट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरिटी। और जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरिटी शो करते हैं, मतलब वो सोनोरस होते हैं। आपने देखा होगा बेल्स वगैरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें मेटेलिक वायर यूज होते हैं, मेटल के बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल्स जो हैं ये सोनोरिटी शो करते हैं, दे आर सोनोरस। Metals are sonorous. They produce ringing sound कब प्रोड्यूस करेंगे रिंगिंग साउंड? जब इनको हिट किया जाएगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, when hit by an object। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सोनोरस नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लस्टर। लस्टर मीन्स होता है चमक। तो आपने देखा होगा जनरली मेटल्स जो होते हैं ये चमकीले होते हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन में भी चमक होती है, सिल्वर,
क्योंकि मेटल जो होते हैं ये लस्टर शो करते हैं, इस वजह से इनको ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज करते हैं। और इनमें लस्टर होता है, इस वजह से ये क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होते हैं, ये लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इनकी, मेटल्स आर lustrous, they have shiny appearance, इनमें मेटेलिक चमक होती है। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जनरली लस्टर शो नहीं करते हैं और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। और इसका भी एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं ये जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, मतलब इनको हम नाइफ की हेल्प से इजीली कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप नाइफ से भी इनको कट कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। और इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आप सभी जानते होंगे डायमंड क्या होता है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो अब तक हम जानते हैं। तो जो नॉन मेटल हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, कार्बन का एक एलोट्रोप डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। जनरली मेटल जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे कैन होल्ड हेवी वेट विदाउट ब्रेकिंग। अगर उन पर हम वजन डालें तो बहुत ज्यादा वजन भी ये बिना टूटे होल्ड कर सकते हैं, मतलब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दे कैन होल्ड हेवी वेट विदाउट ब्रेकिंग। इस वजह से जो मेटल्स होते हैं इनको बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है, ब्रिजेस बनाने में आयरन एल्यूमिनियम वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजीली टूटते नहीं हैं और ये काफी ज्यादा वजन होल्ड कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स जो होते हैं ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर वीक बिकॉज इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इंटर पार्टिकल वो कम होती है, ये ब्रिटल होते हैं इसलिए टूट जाते हैं, ज्यादा वजन होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ग्रेफाइट शीट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट शीट पर आप अगर कुछ वजन होल्ड करोगे तो वो टूट जाती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास उस सब्सटेंस का है वो बताता है उसकी डेंसिटी को, मतलब कितना कठोर है कोई सब्सटेंस। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो हाई होती हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मतलब इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन मेटल की बात करें तो आयरन जो है
Fe से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेंसिटी होती है 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की डेंसिटीज जो होती हैं वो कम होती हैं। लो डेंसिटीज, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर की डेंसिटी होती है 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप जनरल लाइफ एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट है तो आयरन ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उतना ही बड़ा अगर आप कोई कोल का पीस लेते हैं तो आयरन ऑब्जेक्ट उसकी कंपैरिजन में आपको बहुत हैवी लगेगा। मतलब कोल का पीस जो है अगर उसकी साइज उतनी ही बड़ी तब भी वो बहुत हल्का होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है मेटल्स से। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि मेटल्स हमने डिस्कस किया कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, इस वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होती है, उनको ब्रेक करने के लिए मतलब मेल्ट होता है तो क्या करना पड़ेगा हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी कम करनी पड़ेगी तभी तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है उनको मेल्ट करने के लिए। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। तो जनरली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बट इसके एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन है कि जो सोडियम पोटेशियम है उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं गैलियम एंड सीजियम। तो जो गैलियम एंड सीजियम है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इतने कम होते हैं कि अगर हम इनको हाथ में लें तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ही मेल्ट हो जाते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं 30 डिग्री एंड 28 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। और ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। नॉन मेटल्स have low melting point and boiling points। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हमने अभी डिस्कस किया था कि ये हार्डर सब्सटेंस है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड दैट इज 3500, जो कि बहुत हाई है। सो दीज वर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन हमने देखा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनमें एक्सेप्शंस भी हैं इनके साथ साथ काफी सारे। तो इस वजह से हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की भी जरूरत होती है। तो अब हम देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। So the first chemical property of metals and non-metals जो हम अभी डिस्कस करेंगे that is वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में या किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी डिसाइड करते हैं, और वैलेंसी से ही हमें क्या पता चलता है कि वो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जो मेटल्स होते हैं इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 1, 2 and 3। मतलब ऐसे एलिमेंट्स वी कैन से
एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल्स। मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उनको कहा जाएगा मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितने होते हैं टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 and 1। तो जो लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, यही क्या होती है? इसकी वैलेंस शेल, और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मीन सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए क्या होता है? ये मेटल है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 8, 2 वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसलिए ये क्या है? ये मेटल होता है। एंड ऐसे ही एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा 2, 8, 3। आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको कहा जाता है मेटल। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल में 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। So we can say the elements having 4, 5, 6 or 7 valence electrons are non-metals. For example, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 and 4। आउटर मोस्ट शेल देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास होते हैं एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 and 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 and 6 एंड इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 and 7। तो आउटर मोस्ट शेल में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आयंस। तो आयंस, कोई भी एलिमेंट कब आयन बनाता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या फिर उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, तब आयन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप देखिए जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, या हम कहें मेटल्स, तो मेटल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1, 2 या 3। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। और आयंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये कि जो इनके पास आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लें, या फिर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जैसे अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 1, और आउटर मोस्ट शेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको इसके ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब इसको नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, और न ही कोई एटम 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ड्यू टू एनर्जी रिक्वायरमेंट। बहुत ज्यादा एनर्जी की इसमें जरूरत होती है। तो सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो इसके पास बच जाएगा, सोडियम है 2 and 8 इलेक्ट्रॉन, और ये
इस पर चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर चार्ज, क्या चार्ज आ जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये केटायन में बदल जाता है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं दे फॉर्म केटायंस। इनके टाइप्स ऑफ आयन क्या होंगे, पॉजिटिव आयन। मेटल्स फॉर्म केटायन, or we can say metals are electropositive elements. They are electropositive elements. और क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर हम नॉन मेटल के टाइप्स ऑफ आयंस की बात करें तो नॉन मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि ये 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके टाइप्स ऑफ आयन क्या होंगे, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन के पास है 2 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको इसके लिए कितने की जरूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एन एनायन। ये एनायन बनाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले तो इसके पास क्या आ जाता है, 2 नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म एनायन, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, और इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स और दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसके बाद जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसके पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली मेटल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है वर्टिकल सीरीज में। उसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है, अभी हमने देखा कि मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और केटायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो जो मेटल्स होते हैं उनके लिए रिएक्टिविटी का मीनिंग होता है कि वो कितने रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, और इसी बेसिस पर इनको अरेंज किया गया है एक सीरीज में जिसको जाना जाता है रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इन दिस सीरीज मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, एंड जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो कहाँ होगा, टॉप मोस्ट पोजिशन पर, और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो कहाँ होगा, सबसे नीचे प्लेस्ड होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं हम क्या होती है। इसमें सबसे पहले होता है पोटेशियम, देन सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक,
उसके बाद आता है आयरन, देन लेड, उसके बाद हाइड्रोजन भी सीरीज में रखा गया है, एंड देन आता है कॉपर, कॉपर के बाद मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर, देन ऑरन, गोल्ड, देन प्लेटिनम। सो ये जो सीरीज है दिस इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, एंड जैसे जैसे हम इस सीरीज में नीचे मूव करते हैं तो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। दैट मीन्स जो टॉप मोस्ट मेटल है ये क्या होगा, दिस इज हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, एंड ये होगा लीस्ट रिएक्टिव। सो इस सीरीज की हेल्प से अब हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे वो हमें इजीली समझ में आएंगी। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो होती है उनके ऑक्साइड्स की नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। थर्ड प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल एलिमेंट, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये जनरली बेसिक होते हैं नेचर, क्या होते हैं ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं यार, बेसिक। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्साइड कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं पहले। सोडियम की अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड, और ऐसे ही कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बना लेता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ऐसे ही जिंक बना लेता है जिंक ऑक्साइड। सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनके ऑक्साइड बना लेते हैं, लेकिन इनकी जो रिएक्शन होती है ये सभी एक जैसी नहीं होती हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन जो मैग्नीशियम है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है। ये दोनों रिएक्शन तो हो जाती है रूम टेम्परेचर, लेकिन इसके नीचे जो मेटल्स हैं इनको रिएक्ट कराने के लिए ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनको एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट किया जाएगा तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम एंड जिंक, इनको क्या करना पड़ता है, इनको हमें थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ता है। जिंक ऑक्साइड बनाता है, पहले तो ये लिख लेते हैं 2ZnO, ये जिंक ऑक्साइड है। जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और इनको क्या करना पड़ता है, हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है, स्ट्रांगली हीटिंग। ठीक है, उसके बाद
जो आयरन एंड कॉपर है वो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन से हीट करने पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए उनको बहुत देर तक मतलब प्रोलॉन्ग हीटिंग की जरूरत होती है ऑक्साइड बनाने के लिए। उसकी रिएक्शन देखते हैं हम, Fe ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और इन दोनों को ही क्या करना पड़ता है हमें, प्रोलॉन्ग हीटिंग। तो अब हमें ये देखना है कि जो मेटल ऑक्साइड हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें, सोडियम के ऑक्साइड की Na2O है, तो Na2O क्या करता है, वाटर में जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है MgO, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। तो जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं नेचर में। वो कौन कौन से होंगे, क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो क्रोमियम एंड मैंगनीज के ऑक्साइड जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट इसका एक्सेप्शन है आर एसिडिक। और कुछ ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, मतलब उनका दोनों तरह का नेचर होता है, उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या होते हैं, एसिडिक भी होंगे एंड बेसिक भी होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, तो एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिडिक भी होंगे एंड बेसिक भी होते हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। जैसे अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें ZnO, तो इसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, और साथ में वाटर रिलीज होगा। और अगर हम इसका बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे ZnO प्लस 2NaOH, बेस है, तो इस रिएक्शन में भी क्या बनेगा, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है, Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ये क्या है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है एसिड के साथ भी एंड बेस के साथ भी, इसीलिए ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये तो बात हो गई मेटल के ऑक्साइड्स की। नाउ व्हाट अबाउट नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक, जनरली एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। नॉन मेटल्स
एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कैसे होते हैं ये, एसिडिक या फिर न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है जो कि एसिडिक होती है। एसिडिक कैसे होती है, जब इसको अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर के साथ ये बना लेती है कार्बनिक एसिड H2CO3। ऐसे ही अगर हम सल्फर एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन देखें तो सल्फर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी एसिडिक होती है नेचर में, SO2 प्लस H2O। तो ये वाटर के साथ क्या बनाती है, H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। तो ये दोनों ही क्या है, ये एसिडिक होते हैं। ये क्या शो कर रहे हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दोज आर एसिडिक इन नेचर। अब अगर कार्बन ऑक्सीजन की कमी में रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है। और ऐसे ही वाटर हम सभी जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये भी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर दैट इज न्यूट्रल। तो ये दोनों क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ये बात हो गई नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। नाउ हम देखेंगे कि जो मेटल एंड नॉन मेटल हैं ये हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। reaction with water। तो पहले हम मेटल्स का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉन मेटल का देखेंगे। तो मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। सो मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल प्लस H2O तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में क्या रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। तो जो सभी मेटल्स हैं ये एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से। जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं बल्कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। और जो लेस रिएक्टिव हैं जैसे जिंक एंड आयरन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टीम की जरूरत होती है। और जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो तो बना लेते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जो मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एंड जो मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम भी क्या होती है, ये एक वाटर की वेपर फॉर्म होती है, मतलब वाटर जब गैसेस फॉर्म में होगा, वेपराइज हो जाता है तो स्टीम बनती है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होता है। तो मतलब मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराने के लिए जिनकी रिएक्टिविटी कम है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी की उन्हें कहां से मिलती है, स्टीम में से मिलती है। तो अब हम रिएक्शन देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम एंड
पोटेशियम, ये क्या करते हैं, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और इनकी जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें से प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये बहुत ही रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं वाटर की प्रेजेंस में। और आपने देखा होगा कि जो सोडियम एंड पोटेशियम इनकी रिएक्शन हमने अभी ऑक्सीजन के साथ भी देखी थी, तो वहां पर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर मतलब रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और इसी वजह से सोडियम एंड पोटेशियम जो है इनको खुला नहीं रखा जाता है एयर में, बिकॉज ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट कर लेते हैं और इस वजह से इनको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में डुबाकर, ताकि ये रिएक्ट नहीं कर सके एनवायरमेंट प्रेजेंट मतलब नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। अब हम देखेंगे इन मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस वाटर, कोल्ड वाटर हम लेंगे तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। लेकिन ये जो रिएक्शन होगी ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बिकॉज ये जो पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये बहुत तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है और यहाँ से वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकलती है और इस वाली रिएक्शन में एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब आग लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ से हाइड्रोजन इसमें से गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या होती है, बर्न हो जाती है, बर्न होने लगती है और आग लग जाती है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ऐसे ही सोडियम की भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है विद वाटर। सोडियम मेटल है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों ही रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। अब नेक्स्ट मेटल जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि इसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन ये जो रिएक्शन होगी कैल्शियम की वाटर के साथ वो इतनी वायलेंट नहीं होती है, मतलब उसमें आग लगने का डर नहीं होता है। तो कैल्शियम की रिएक्शन कैसी होगी वाटर के साथ, कैल्शियम प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो ये तो वो मेटल्स थे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेटल इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए इसको वाटर से रिएक्ट कराने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब हम क्या करेंगे, जब वाटर को गर्म कर देंगे, मतलब हॉट वाटर के साथ ये मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड मैग्नीशियम जो है ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगा तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो मैग्नीशियम की दोनों रिएक्शन हम देखते हैं। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ, तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, एंड साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम क्या होती है, वेपराइज फॉर्म होती है वाटर की, स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। अब जो नेक्स्ट मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीनों मेटल्स जो होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इनको वाटर से रिएक्ट कराने के लिए हमें हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि स्टीम में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें रहती है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है स्टीम में, इस वजह से उसमें एनर्जी होती है और वो एनर्जी कहाँ काम आती है,
ये जो मेटल जब वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एनर्जी उसमें से वाटर में से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने के काम आती है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कैसी होगी, वाटर के साथ H2O तो बना लेगा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। नाउ जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता और इसमें बनता है जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हो जाएगा। नाउ आयरन का देखेंगे हम। आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। अब अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ इस सीरीज से आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन जो है ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनको लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन है मेटल्स की विद वाटर, ये क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि वाटर में से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो मेटल है कॉपर, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इस वजह से ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। और ऐसे ही जितने भी ये मेटल जो हैं हाइड्रोजन से नीचे प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। ना अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और उनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब उनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो वाटर में से हाइड्रोजन कैसे रिलीज करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कब रिलीज होगी, वाटर में से हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और उन हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, मतलब उसको रिडक्शन की जरूरत होगी। तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन या नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आती है वो होती है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे? तो जिस तरह से मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, उसी तरह से मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साथ में बनते हैं मेटल सॉल्ट। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखें अगर इन रिएक्शंस का, तो क्या होगा, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, मेटल सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। अब यहां पर ये ध्यान में रखना है आपको कि मेटल डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर यहाँ पर हमने डाइल्यूट HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। इसका रीजन अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम मेटल्स की डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे मेटल सॉल्ट। पहले हम देखते हैं HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले सोडियम की अगर हम रिएक्शन देखें तो सोडियम मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना लेता है, कॉमन सोल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम भी HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है CaCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। मैग्नीशियम भी इसी तरह से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी HCl के साथ रिएक्ट करके Mg
Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब जो ये मेटल्स हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? और सभी मेटल रिएक्ट करते हैं, मतलब जिंक की अगर हम रिएक्ट कराएं तो भी रिएक्ट करेंगे। और अगर कॉपर की हम बात करें तो कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता है। कॉपर प्लस HCl अगर हम देखें तो ये रिएक्शन होगी नहीं होगी, बिकॉज कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो ये इस एसिड में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी, तो हम लिख देंगे नो रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन नहीं होती है। अब H2SO4 के साथ सोडियम की रिएक्शन देखें तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके भी क्या करते हैं, मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, Na2SO4 प्लस H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है MgSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है Al2SO4 होल थ्राइस और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब हमने अभी देखा था कि जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड, वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 वो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है दूसरे एलिमेंट्स को, खुद रिड्यूस हो जाता है। तो जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल में से एसिड्स के साथ, एसिड तो यही है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन आयन जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही ये क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। तो HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, वाटर बनाता है। लेकिन इसका भी एक और एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन हमने देखा कि HNO3 क्या बनाएगा, यहां लिख ही लेते हैं, नाइट्रिक एसिड do not react with metals to produce hydrogen gas। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास मैग्नीशियम और मैंगनीज हो तो नाइट्रिक एसिड बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद वेरी डाइल्यूट HNO3। इसकी रिएक्शन देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस HNO3, तो इस रिएक्शन में ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, मतलब 1% सोल्यूशन होगा। इसमें 99% वाटर एडिट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1% डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये थी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। इसका भी यही रीजन है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन से पहले हम देखते हैं विद सॉल्ट्स। इस सॉल्ट्स के साथ मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल है ये सॉल्ट मतलब ऐसे सॉल्ट जिनमें उनसे कम रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट है तो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए मेटल की हम बात कर रहे हैं तो मेटल जो है मेटल की सॉल्ट के साथ जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कोई मेटल है ए एंड दूसरा मेटल है बी और ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा है। तो अगर आपके पास बी मेटल का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी, और उसमें आपने क्या किया मेटल ए डाल दिया, तो क्या होगा तो इस सॉल्ट में से इस बी मेटल को मेटल ए रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा मेटल सॉल्ट बना लेगा। तो अब बनेगा जो मेटल सॉल्ट वो बनेगा ए का और यहां से मेटल बी डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, इसका ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। इसमें जब जिंक की स्ट्रिप डाली जाएगी तो क्या होता है, जिंक एक मेटल है और कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन है। दिस इज ब्लू कलर्ड, ये ग्रेइश व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। तो ऐसा करने पर जब इसमें जिंक स्ट्रिप डाली जाएगी तो इस जो सॉल्यूशन है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिंक मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। यहाँ देखिए जिंक जो है कॉपर से बहुत ज्यादा ऊपर प्लेस्ड है और यहाँ से ये कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इसने क्या किया, जिंक ने सल्फेट के साथ सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट सॉल्ट बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो खत्म हो जाता है, इट बिकम्स कलरलेस। एंड जो स्ट्रिप हमारे पास जिंक की थी उस पर रेड ब्राउन डिपॉजिट आ जाता है जो कि क्या है कॉपर। कॉपर रेड ब्राउन कलर के मेटल होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखेंगे तो फर्स्ट था, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल दी जाए तो आयरन नेल क्या करेंगे, आयरन नेल पर में से जो आयरन है वो इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है FeSO4 आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है और यहां से कॉपर डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि आयरन की भी रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा होती है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू और जब इसमें आयरन मिक्स किया गया तो ये ग्रीन कलर का सॉल्ट बन जाता है। तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स। और नॉन मेटल्स जो हैं वो भी सॉल्ट के साथ क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। तो नॉन मेटल्स भी क्या करेंगे सॉल्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट और इसमें अगर हमने क्लोरीन गैस पास कर दी तो क्या होगा, तो यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्रोमीन जो है इसमें से रिलीज हो जाती है, मतलब डिस्प्लेस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन जो है इसकी रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है। ये नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
इनकी रिएक्टिविटी, तो ब्रोमीन जो है ये क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसके सॉल्ट में से क्लोरीन इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये खुद कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद सॉल्ट्स। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो मेटल्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड बनाते हैं, दोज आर आयोनिक क्लोराइड। मेटल जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनते हैं, आयोनिक क्लोराइड। क्योंकि मेटल एंड क्लोरीन क्या है, ये नॉन मेटल है, तो इन दोनों का क्या होगा, आयन, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटल पॉजिटिव आयन बनाएंगे और क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज होती है, तो ये आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, आयोनिक क्लोराइड। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन तो बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, आयोनिक क्लोराइड है। ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ये भी एक आयोनिक क्लोराइड है। कैल्शियम प्लस क्लोरीन, ये भी कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं। तो सभी मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयोनिक क्लोराइड बनाते हैं। और आयोनिक क्लोराइड जो है दे आर इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट। क्योंकि ये आयन से मिलकर बने हैं एंड ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें आयन प्रेजेंट है। इस वजह से इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड, और दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एंड मोल्टन स्टेट में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड जो आयोनिक क्लोराइड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये आयन से मिलकर बने हैं। अपोजिटली चार्ज आयन जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स। नॉन मेटल क्लोराइड जो होंगे वो होते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स। नॉन मेटल क्लोराइड आर कोवेलेंट, मतलब ये आयन से मिलकर नहीं बनते हैं, ये एटम से मिलकर बनते हैं और इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की रिएक्शन की, तो हाइड्रोजन क्या है, ये भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज कोवेलेंट क्लोराइड। और ऐसे ही कार्बन जो है ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि क्या है, ये भी एक कोवेलेंट क्लोराइड है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, इलेक्ट्रोवेलेंट नहीं है, ये कोवेलेंट है। तो ये तो बात ही केमिकल रिएक्शंस की, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिकल कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि मेटल जो है एंड नॉन मेटल जो है ये रिएक्ट कैसे करते हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हम देखेंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स react मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड, सॉरी आयोनिक कंपाउंड्स which contains ionic bonds. Ionic bonds. और जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं
तो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो कैसे कंपाउंड बनेंगे? कोवेलेंट and they contain covalent bond। और मेटल एंड मेटल आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब कोई एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। अब इनका क्या मतलब है? मतलब हमने डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो क्या होते हैं, एटम्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो आपस में कंबाइन होने के लिए क्या होता है, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है। तो वो फोर्स जो मेटल्स में किसी कंपाउंड में एटम्स को आपस में होल्ड करके रखता है, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which links atoms or ions in a molecule together। is called chemical bond। मतलब जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उसको कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड। और ये जो केमिकल बॉन्ड है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और अभी हमने डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड कब बनेंगे, जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेंगे, जब नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड जो है इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, मतलब इनके कॉजेज क्या है कि आपस में एटम्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एटम्स हैं वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, और एटम्स के लिए स्टेबिलिटी अटेन करने का मीनिंग होता है कि वो नोबल गैसेस जैसे बन जाए। क्योंकि नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं दूसरे एटम्स के साथ। बिकॉज उसका रीजन ये है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है जिस वजह से वो दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। और ऐसे ही दूसरे एटम्स भी क्या चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। वो नोबल गैसेस बनने के लिए, नोबल गैसेस की तरह स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हों, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। और ऐसा करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं, वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दूसरे एटम से, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं दूसरे एटम्स के साथ। मतलब स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, या हम कहें ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग। गेनिंग, और क्या कर लेते हैं, वो शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग
O इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तब क्या होते हैं, आयंस का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब वो आयन बन जाता है। और ऐसे ही जब भी कोई एटम अपने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स वो आयन एनायन में बदल जाता है। तो जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर किसी से ले रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, आयंस बनते हैं। और आयंस कैसे बनते हैं ये हम जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आयन बनता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव आयन बनता है। और मेटल्स हम ये जानते हैं कि मेटल्स जो हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। और ऐसा करने पर क्या होता है, उन पर चार्ज आ जाता है। मेटल जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम, तो सोडियम के पास थे 11 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में था 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब ये क्या करेगा ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो किसी भी एलिमेंट के या एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सॉरी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है हम देखते हैं कि ये जो सोडियम ये है, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसका पूरा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सोडियम के पास थे 2, 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये है सोडियम हमारे पास, इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद इसकी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको इसके साथ लिख देंगे, इसके सिंबल के साथ इस तरह से डॉट बना दिया जाएगा। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। मैग्नीशियम कैसे लिखेंगे इसको, इस पे 2 डॉट लगा देंगे तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बना देंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जो मेटल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था तब तो ये ऐसा था। अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, ये रिलीज हो गया और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम, इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। एल्यूमिनियम, इस पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो जाते हैं। अब अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकॉज इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7, और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 7। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 7, इसको इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
ये बन गया क्लोराइड आयन Cl माइनस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है क्लोरीन का Cl, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट्स के साथ। क्लोरीन के साथ हम लगा देंगे 7 डॉट, जो क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बना लेता है क्लोराइड आयन बना लेता है, जिसमें है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, अब 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पर चार्ज आ गया माइनस। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब जब मेटल्स एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनते हैं, सबसे पहले ये आयन में बदल जाएंगे, उसके बाद ये आयन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से इनमें क्या बनते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस वजह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है आयोनिक कंपाउंड्स का। जैसे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, बिकॉज ये एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम हमारे पास था, जब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन बदल जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका लूज कर देगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में बन गए 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पर चार्ज आ गया माइनस। अब ये दोनों, इन दोनों आयंस के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, जिस वजह से Na प्लस एंड Cl माइनस क्या बन जाता है, NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, बिकॉज मैग्नीशियम क्या है, मेटल एंड ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड कैसे बनेगा हम देखते हैं अभी। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेता है, 2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, वो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके मैग्नीशियम के इसने ले लिए, तो ये क्या बन जाता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इस पर -2 चार्ज आ जाता है एनायन। अब इन दोनों केटायन और एनायन के बीच में क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। इस वजह से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिनको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, और हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें क्या है, ये केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें सभी केटायन, मतलब हर एक केटायन जो रहता है वो सराउंडेड रहता है बाय एनायन, मतलब फिक्स नंबर ऑफ एनायंस। जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो इस सोडियम क्लोराइड में हर एक सोडियम आयन के साथ 6 क्लोराइड आयन जुड़े होते हैं, और इस वजह से जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है। तो आयोनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स मतलब जो मेटल्स एंड नॉन मेटल से मिलकर बने हैं, उन्हें आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में। और आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
ionic compounds generally are crystalline solids. आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बिकॉज ये आयन से मिलकर बने हैं. एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और क्या होते हैं दूसरे एनायन होते हैं. मतलब केटायन और एनायन के से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं वो है आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, सॉलिड होते हैं बिकॉज इनमें आयन प्रेजेंट है. और आयन क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज होते हैं. अपोजिटली चार्ज होने की वजह से इनका जो फिक्स अपोजिटली चार्ज होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन शेप होता है. और इस वजह से इन्हें कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड की, इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और आयंस से मिलकर बने हैं. तो आयंस के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज है. तो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको लूज करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा. तो ज्यादा चाहिए, इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं. मतलब उसको मेल्ट करने के लिए और बॉइल करने के लिए, मतलब एक स्टेट से सॉलिड स्टेट को हमें लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए उसके जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करना होता है. और उसके लिए हमें एक जो हीट होगी उसकी ज्यादा जरूरत होगी, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर इलेक्ट्रोवेलेंट. आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोवेलेंट and they conduct electricity in molten state or when dissolved in water. आयनिक कंपाउंड जो हैं ये इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं. ये हमने डिस्कस किया क्योंकि ये केटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं. इनमें आयन्स होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इजीली. लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. आपस में केटायन और एनायन जो है वो बहुत स्ट्रांग तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. लेकिन जब ये मेल्ट कर दिए जाएंगे, मोल्टन स्टेट मतलब इनको जब मेल्ट कर दिया जाएगा और जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, तो जब मेल्ट हो रहे होंगे या फिर वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें ये आयन में ब्रेक हो जाते हैं. वाटर में डिजोल्व करने पर इनके जो आयन होंगे वो टूट जाते हैं और क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा नमक, क्योंकि नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है. तो जो जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. लेकिन अगर हम उसको पानी में घोल दें, डिजोल्व कर दें, तो उस जो नमक का पानी है वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड्स आर readily soluble in water. ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं बट do not dissolve in other solvent like kerosene, ether, benzene,
ये वाटर में तो अच्छी तरह डिसोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक केरोसिन, बेंजीन, इन सब में ये क्या करते हैं, डिसोल्व नहीं होते हैं। तो ये थी आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी। उसके बाद हमने उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एंड देन हमने देखा कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। वो आपस में रिएक्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाकर। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है। और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। इसके बाद का जो पार्ट है मेटलर्जी वाला, वो फिलहाल के लिए हमारे सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।